सो हेलो एवरीवन। कैसे हो सभी लोग? होप करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम ना कुछ अलग चीजें सीखेंगे, जैसे रिस्क मैनेजमेंट। तो एक्चुअल में रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है उसके बारे में आज हम सीखेंगे। तो जितने भी हमने प्रीवियस लेक्चर हुए हमारे, उसमें जो भी चीजें हमने सीखी है, जैसे फंडामेंटल एनालिसिस है, टेक्निकल एनालिसिस है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में हमने सीखा है। तो जितने भी लेक्चर्स हुए हैं प्रीवियस में, तो किसी को उसके बारे में कुछ डाउट है? इफ अगर डाउट होगा तो उसको हम थोड़ा सा क्लियर आउट करेंगे। उसके बाद हम रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर शिफ्ट होंगे। और शायद मैंने कल के लेक्चर में ना आपको बताया था कि आप क्या करना, जो निफ्टी का चार्ट है उसको देखना। और मैंने जैसे आपको बताया था कि ऑप्शंस में आप क्या करते हो, कॉन्ट्रैक्ट को बाय करते हो। तो कॉन्ट्रैक्ट बनते किस तरीके से है वो भी मैंने आपको बताया था। तो कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पे जिन्होंने उस चीज को एनालाइज किया? आदर्श जी, आदित्य जी, अतोबो जी, आयुष, अमृता मैम, अमिता मैम। यस सर। ओके आदर्श जी, आपने किया, बता सकते हो आप स्क्रीन शेयर करके कि यस सर सर, हमने मैं कर यहाँ पे देखा था कि मार्केट यहाँ पे है, तो यहाँ से कॉल साइड का ऑप्शन प्लस हो सकता है, पुट साइड का ऑप्शन जो है वो प्लस हो सकता है, बता सकते हो? सर, मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ अपने। चलो स्क्रीन शेयर कर दो, चलो। जस्ट वन सेकेंड। सॉरी। चलो बता सकते हो आप। स्क्रीन विजिबल है आपकी। दिख रही होगी। हाँ जी सर। सर इसमें मतलब कि हमें वो डाउन कहते हैं। मार्केट से पहले नीचे आया, फिर मार्केट ने हम्म। टेस्ट किया, दोबारा रीटेस्ट। फिर सर मार्केट अप ट्रेंड में चला गया। राइट। देखो जो आपने बॉक्स ड्रॉ किया है ना ऊपर के साइड में, डेफिनेटली वहां यस पे एक सर। बाइंग ट्रेड है। ठीक है। ये किसका यस चार्ट है? सर। एनएससी का ना, निफ्टी का ही है शायद। निफ्टी फिफ्टी, राइट यस राइट सर। राइट। राइट। और कुछ आपने एनालिसिस किया? आपने प्रीमियम्स देखे इसके कि मूव हो रहे हैं, कॉल साइड के प्रीमियम्स प्लस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, आपने देखा? सर वो तो नहीं देखा। चलेगा, कोई बात नहीं। मतलब आपको इतना तो अंडरस्टैंड हो गया है कि किस लेवल पे हमें बाइंग करनी है, कौन से लेवल पे हमें सपोर्ट देखना है, कौन से लेवल पे हमें रेजिस्टेंस देखना है। आपने जो यहाँ पे ड्रॉ किया है एकदम राइट है। ठीक है। और किसी ने किया है? ओके। राइट है, राइट है, सारी चीजें राइट है। और कोई है यहाँ पे जिसने हाँ, मैंने एनालिसिस किया था। किया हुआ है? ओके रेहान जी, आप बता सकते हो। चलो आपकी स्क्रीन शो करो यहाँ पे, स्लाइड शो करो और बता दो हमें कि क्या सारी चीजें आपने देखी है। आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही है, मतलब जस्ट एक स्टॉप है स्क्रीन पूरी। शायद रेहान जी का नेटवर्क इशू है। दूसरा कोई, आदित्य, अतोबो जी, आप, आयुष, अमिता मैम, परमेश्वर जी, रेहान, शायद रेहान जी शायद आपका ना नेटवर्क का थोड़ा इशू है। कोई बात नहीं। दूसरे किसी ने अगर एनालिसिस किया होगा तो आप अपना एनालिसिस शेयर कर देना। बस समझ में नहीं आया क्या करना है। ओके, चलेगा चलेगा, कोई बात नहीं, हम फिर से देखेंगे। क्या आपको समझ नहीं आया? सर मैंने किया था पर इतना हम्म। तेज है, कल इतने थोड़ा थोड़ा आता था। ओके चलेगा, कोई बात नहीं, आप उसको भी बता सकते हो। जस्ट हाँ। हम रेहान जी का पहला देखते हैं। रेहान जी हाँ। बता दो, दिखा दो स्क्रीन आपकी, चलेगा। उसके बाद अमिता मैम आप दिखा सकती है। भी- शायद रेहान जी आपका नेटवर्क इशू है, चलेगा, कोई बात नहीं। दूसरा कौन? अमिता मैम आप बता रहे थे। रेहान जी कोई इशू नहीं है, आपका थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रहा है। कोई बात नहीं, आपने डेफिनेटली किया होगा। आप ओरली बता दीजिए कि आपने कौन सी चीज देखी मार्केट में। आपने देखा ऑप्शंस भी उसके साथ किस तरीके से कम ज्यादा हो रहे? सर, जो निफ्टी 50 था आज, हम्म। वो आज डाउन साइड में था। राइट। तो जो आज का बॉन्ड था वो फाइव हम्म। थ्री हंड्रेड
वो प्रीमियम 40 से तो 240 तक गया था। राइट। तो देखो इसी तरीके से अगर पुट के साइड के प्रीमियम्स होते हैं ना वो इंक्रीज होते हैं इफ अगर मार्केट हाँ नीचे तो गिरेगा। 40 से 240 मतलब बहुत बड़ी रैली होती है, ये बहुत बड़ी रैली। इवन मैंने भी सुबह मॉर्निंग में एक ट्रेड बाय किया था, जस्ट 1 सेकेंड। उसका बाइंग प्राइस अप्रोक्स शायद कुछ 9 बज के कुछ मिनट पे मैंने बाय किया था। वही प्रीमियम अब तक जीरो हो चुके हैं वो सारे प्रीमियम्स। मैंने अप्रोक्स उसको बाय किया था, जस्ट 1 सेकेंड, ये देखो यहाँ पे ऑर्डर्स है। 957 को उसको मैंने बाय किया था। उसका प्रीमियम 21 था। निफ्टी का 14 अक्टूबर का 25,150 का ऑप्शन जो है पुट ऑप्शन, उसको मैंने बाय किया हुआ था 21 पे। और उसको मैंने एग्जिट किया है 74 पे। मतलब अप्रोक्स आप देख सकते हो कि इसमें कितना बड़ा मैंने मूवमेंट कैप्चर किया हुआ है। डेफिनेटली ये मूवमेंट जो है वो आप भी कैप्चर कर पाओगे, बट तब जब आप इन सारी चीजों को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करोगे। ठीक है, तो उसको हम देखेंगे किस तरीके से बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है। ठीक है, अमिता मैम आप बता दो, चलो आपने कुछ देखा? आप शायद कुछ बता रहे थे। दूसरा कोई है जिसने देखा होगा? कौन है और? चलो अमिता मैम। आपकी स्क्रीन पूरी ब्लैक शो हो रही है। शायद अमिता मैम आपकी भी स्क्रीन शो विजिबल नहीं है। चलो सभी शायद अमिता मैम का भी नेटवर्क इशू रहेगा, चलो कोई बात नहीं। तो देखो एक्चुअल में ना शायद आदित्य जी आपने कहा था कि समझ नहीं आया, आपको क्या समझ नहीं आया आप बता सकते हो? मतलब थोड़ा कि सर आपने ये जो लेक्चर लिया था, प्रीवियस का लेक्चर लिया था, वो समझ नहीं आया या फिर आप न्यू हो? सर या कॉल और पुट सर वो समझ में नहीं आया था। ओके ओके, चलो चलो, ऑप्शंस के बारे में आपको समझ नहीं आया तो आज हम फिर से देखते हैं थोड़ा बहुत कि ऑप्शंस क्या होते हैं, बिकॉज हम और डेप्थ में जाने वाले हैं और भी उसके। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर था ना उसमें हम रिस्क मैनेजमेंट के बारे में समझने वाले थे कि एक्चुअल में रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है। तो उससे पहले आपका जो डाउट है हम थोड़ा सा उसको क्लियर आउट कर देते हैं, थोड़ा सा उसको गो थ्रू करते हैं। उसके बाद हम शिफ्ट होंगे रिस्क मैनेजमेंट पे। चलो, तो सभी लोग मुझे बता देना बस मेरा स्क्रीन विजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा। सभी लोगों को मेरा स्क्रीन विजिबल है? यस सर। चलो जस्ट यस वन सर। मिनट वेट करना। जस्ट 1 सेकेंड। थोड़ा सा हमसे फिर से थोड़ा सा इसको ना, जस्ट थोड़ा सा इसको गो थ्रू कर दे फिर से जस्ट। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एक्चुअल में क्या होता है देखो, सिंपल इतना ही है, इससे ना कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इसके। इसके क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट मतलब एज एग्रीमेंट टाइप, जिसमें क्या होता है, बायर और सेलर का राइट। इसको हम क्या बोलते हैं? राइट ऑफ बायर एंड सेलर। ऑप्शंस में ना आप डायरेक्टली किसी भी शेयर को बाय नहीं करते और किसी भी शेयर को सेल नहीं करते एक्चुअल में। एक्चुअल में किसी भी शेयर को बाय और सेल नहीं करते। यहाँ पे आपको राइट मिलता है उस शेयर को बाय और सेल करने का। मतलब क्या? इसमें आप किसी शेयर को ओन कर रहे हो क्या? देखो, अगर शेयर को बाय करने तो आप सिंपली डिलीवरी में बाय कर दो। बाय करोगे तो सिंपल आपको शेयर दिखेंगे आपके डीमैट अकाउंट में, बट यहाँ पे आपको शेयर दिखते हैं क्या? नहीं। यहाँ पे आपको सिर्फ राइट मिलता है, आप उसके क्या कर रहे हो? प्रीमियम पे कर रहे हो। यहाँ पे मान लो आपको अगर 50 शेयर बाय करने हैं जिसकी प्राइस है 1,000 रुपीज, तो अप्रोक्स इसको बाय करने के लिए आपको कितना पैसा चाहिए? अप्रोक्स 50,000। ठीक है,
बिकॉज 1000 एक शेयर की प्राइस है, 50 शेयर की प्राइस कितनी हुई 50,000। बट यहाँ पे आप क्या कर रहे हो इस कॉन्ट्रैक्ट में, आप 50,000 पे कर रहे हो क्या? नहीं। 50,000 पे करोगे तो आपको यहाँ पे शेयर मिलेंगे, बट आप 50,000 पे कर रहे हो नहीं। यहाँ पे आप सिर्फ प्रीमियम प्रीमियम पे कर रहे हो 5,000, और यहाँ पे आपको राइट मिल रहा है कि इन फ्यूचर आप ये जो 50,000 के शेयर है उसको परचेस करोगे। अभी आप सिर्फ कितने पे कर रहे हो 5,000, बट यहाँ पे आपको राइट मिल रहा है कि इन फ्यूचर आप 50,000 के शेयर बाय करोगे। ये हुआ थ्योरेटिकल, बट एक्चुअल में प्रैक्टिकल देखो किस तरीके से होता है। 2 टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। फर्स्ट है पीई और सेकंड है सीई। सीई मतलब क्या? कॉल यूरोपियन। पी मतलब क्या? पुट यूरोपियन, ठीक है। कॉल यूरोपियन मतलब क्या? कॉल मतलब क्या? सीई कॉल, सीई और कॉल एक ही मीनिंग है। सीई बोलो इसको या फिर कॉल बोलो। कॉल का मीनिंग क्या है? इसकी प्राइस इंक्रीज होगी, बट कब? जब मार्केट जो है वो अप जाएगा। पी कॉन्ट्रैक्ट है, इसकी प्राइस क्या होगी? इंक्रीज होगी, बट कब? जब मार्केट जो है वो डाउन साइड आएगा। इसकी प्राइस कब इंक्रीज होगी? मार्केट नीचे जाने के बाद। सीई की प्राइस कब इंक्रीज होगी? मार्केट अब जाने के बाद। क्लियर? क्लियर है आपको अभी? यस सर। चलो देखो इतना सिंपल है। तो इसके बाद आता है चार्ट। उसके बाद आपको क्या करना है? चार्ट को देखना है। निफ्टी, निफ्टी को आप देख रहे हो, मान के चलो निफ्टी यहाँ पे है। यहाँ से को ऐसा लग रहा है कि इस लेवल से मार्केट ऊपर जाएगा। तो इस लेवल पे जो भी प्राइस है, मान लो 25,000 है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे? निफ्टी का 25,000 का कॉल ऑप्शन बाय करोगे। बिकॉज ऑफ क्यों? बिकॉज मार्केट ऊपर जाने वाला है यहाँ से। तो कॉल ऑप्शन की प्राइस क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो सी ऑप्शन बनेगा किस तरीके से? इस तरीके से, ठीक है। इफ आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, तो सिंपली आप सी की जगह क्या लिखोगे? पीई, और इस कॉन्ट्रैक्ट को बाय करोगे। क्लियर? देखो सिंपल इतना ही है, इसके अलावा और कुछ ज्यादा है नहीं। देखो सर चलो हम, बोलो बोलो। सर फॉर एग्जांपल जैसे आपने कहा 25,000 पे हम बाई करेंगे, सर इस हम्म। पे भी 24,997 पे भी बाई कर सकते हैं? नहीं नहीं, वहां पे ना जो कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं ना, देखो यहाँ पे चलो, यहाँ पे हम एंजल वन पे आए। एंजल वन पे देखो कॉन्ट्रैक्ट, जो भी जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है ना मार्केट में, वो ना 50-50 के रेंज से बनते हैं। देखो यहाँ पे हम एफ एन ओ सेगमेंट में है। 25 देखो अभी निफ्टी, देखो यहाँ पे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट आपको दिख रहे हैं ना, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट, उसमें देखो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कितने का है? ये जो कॉन्ट्रैक्ट है 25,100, 25,150, 25,200, 25,250, 25,300, 350, 400। उसके बाद 25, ये सर पुट सब है मतलब ये। 5 के मल्टीपल में होंगे? हाँ, मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना वो 5 के मल्टीपल्स में होते हैं। अभी देखो मान के चलो जो प्राइस है वो है 25,112। तो 112 के नजदीक में कौन सा 50 है? तो 25,100। 25,100 सबसे नजदीक है। अगर मान लो 20, अभी जस्ट 1 सेकेंड, मान लो अभी 25,125 है, तो इसके नजदीक में क्या है? 25,100 भी और 50 भी। 25,150 भी। तो आप इन दोनों में से कोई भी बाय करो। बट अगर यहाँ पे 24 होता तो नजदीक में क्या है? ये। अगर 26 होता यहाँ पे तो नजदीक में ये है। मतलब जो भी नियर बाय होगा ना 50 के मल्टीपल्स में, उसको आपको जाके बाय करना है, ठीक है। बिकॉज ओके सर। कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो 50-50 रुपीज के डिस्टेंस से बन रहे हैं, ठीक है। ओके सर। ओके, जस्ट और मतलब क्लियर हुआ ना अभी? यस सर, यस सर, गॉट सर इट। अभी मान यहाँ लो बाय करेंगे तो मतलब अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो सीई बाय करेंगे और मार्केट नीचे जाएगा तो पी बाय पीई बाय करेंगे। राइट राइट करेंगे राइट यहीं राइट। पे। यहीं पे, यहाँ पे आप आओगे, इसके ऊपर क्लिक करोगे और यहाँ पे जाके बाय का बटन ऑप्शन क्लिक करोगे। अभी ये जो मेरे पास डिमैट है, जस्ट मैंने आपको सिखाने के लिए ओपन किया है, इसकी वजह से इसका जो एफ एन ओ सेगमेंट है वो एक्टिवेट नहीं है। तो यहाँ पे ना एंजल वन का सभी लोगों को ऐसे ही आएगा कि एफ एन ओ सेगमेंट एक्टिवेट नहीं है। तो ना आज के आज, मतलब कल है ना, सभी लोगों का एफ एन ओ सेगमेंट एक्टिवेट होना चाहिए, ठीक है। बिकॉज आपको ना तभी समझ में आएगा कि मुझे क्या बाय करना है, मुझे क्या सेल करना है, ठीक है। ठीक है तो सर। ये जो बाजू में प्राइजेस है वो क्या होती है, उसके बाद इंक्रीज होना और डिक्रीज होना स्टार्ट होती है, ठीक है। एवरीवन क्लियर? यस सर। चलो, और कुछ डाउट है इसके बारे में?
देखो चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक जस्ट। देखो आज काफी अच्छे ट्रेड बने मार्केट में, काफी अच्छा मोमेंटम जो है वो कैप्चर हुआ है मार्केट में। ठीक है, तो देखो हम सिंपल आज के ट्रेड्स देखेंगे, सिंपल जितने भी सिंपल ट्रेड है, जितना भी मैंने आपको बताया था, सपोर्ट ब्रेकआउट ब्रेकडाउन्स। देखो यहाँ पे आज का मार्केट क्या हुआ, ओपन, राइट ना। आज 14 अक्टूबर, यही है 14 अक्टूबर 2025, 9:15 मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ। जैसे ही मार्केट ओपन हुआ उसके बाद देखो मार्केट ऊपर भी नहीं जा रहा है, नीचे भी नहीं जा रहा है, मार्केट ना साइडवेज कंसोलिडेट कर रहा है। क्या कर रहा है मार्केट, साइडवेज कंसोलिडेट कर रहा है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, डाउन साइड के लिए मोमेंटम दिया। तो मैंने आपको ना एक चीज बताई थी, आपको पुल बैक कैसे फाइंड आउट करना होता है, पुल बैक दो कैसे रेड फाइंड आउट, कैंडल। दो रेड कैंडल। अभी मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो आप पुल बैक किस तरीके से फाइंड आउट करोगे, दो ग्रीन कैंडल से। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दिख रहे हैं आपको दो ग्रीन कैंडल्स, हमारा दोनों क्राइटेरिया इसमें फुलफिल हो रहा है। देखो ध्यान से देखना, जस्ट दोनों क्राइटेरिया हमारा फुलफिल हो रहा है इस लेवल पे। दो ग्रीन कैंडल होनी चाहिए एवरीवन, सभी लोगों को पता है ना, दो ग्रीन कैंडल होनी चाहिए। यस उसके सर। बाद जो सेकंड कैंडल होगी, उस कैंडल की जो क्लोजिंग है वो कहाँ पे होनी चाहिए, फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर। फर्स्ट कैंडल का जो हाई होगा उसके अबाउ सेकंड कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए, इस हाई के ऊपर सेकंड कैंडल की क्लोजिंग। तो देखो यहाँ पे एक कैंडल बनी, इसकी कैंडल की जो सेकंड कैंडल की क्लोजिंग है इसके ऊपर बनी है यहाँ पे। तो ये क्या हुआ, हमारे वैलिड रिट्रेसमेंट हुआ। तो वैलिड रिट्रेसमेंट मिलने के बाद मैंने आपको क्या कहा था, आप क्या करना होगा, क्या करना होगा आपको। देखो सेल यहाँ कर पे देना देख, होगा। यहाँ पे आप क्या करोगे, लो को मार्क करोगे। चलो इसको मैंने एज अ लो मार्क किया और इसको मैंने एज अ हाई मार्क किया। क्लियर हुआ, ठीक है। तो अभी मुझे हाई और लो मिला, तो सिंपल मुझे इतना ही करना है, जब लो ब्रेक होगा, यहाँ पे लो ब्रेक हुआ, दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे क्या हुआ, लो ब्रेक हुआ। लो ब्रेक होने के बाद आप क्या करोगे, जो लो की फर्स्ट कैंडल है उसको बॉक्स बनाना था हमें, तो हमें बॉक्स भी बना दिया। बॉक्स ही बनाना था ना लो की फर्स्ट कैंडल को। तो जब भी मार्केट फिर से ब्रेक करके हमारी बॉक्स में आएगा, यहाँ पे आप क्या करोगे, एंट्री एक्टिवेट करोगे। क्लियर, क्लियर एवरीवन। यस सर। चलो, यस तो सर। यहाँ पे अगर आप एंट्री एक्टिवेट करते हो, यहाँ पे एंट्री अगर आपने एक्टिवेट कर दी, 1:2 1:2 1:2, यहाँ तक आपको 1:2 मिल चुका है। मतलब कितना अच्छा ट्रेड है, देख रहे हो आप, बहुत सिंपल ट्रेड है। सिंपल क्या हुआ है यहाँ पे, सिंपल दो कैंडल का पुल बैक है, उसके बाद मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन के बाद सिंपल हमने जो लास्ट कैंडल थी उसको क्या किया, इस कैंडल को मार्क किया। दिख रहा है ना सभी को, ये जो लास्ट कैंडल इसको हमने मार्क किया। और जब मार्केट ब्रेक होने के बाद फिर से हमारी बॉक्स में आया, यहाँ पे हमने सेल साइड के लिए ट्रेड लिया। मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 25,230, मतलब 25,250 ये वाला कॉन्ट्रैक्ट हम क्या करेंगे, बाय करेंगे। ठीक है, तो मार्केट जब नीचे जाएगा तो क्या होगा मुझे, प्रॉफिट होगा। राइट। तो आप मार्केट में आए ही किस लिए हो, कि प्रॉफिट बनाने के लिए, तो हुआ यहाँ पे। तो इसी तरीके से आपको चीजें देखनी है। चलो फिर से हम देखते हैं, और दो ग्रीन कैंडल की कहीं पे रिट्रेसमेंट मिल रही है हमें, कहीं पे मिल रही है। देखो मार्केट, देखो एक बार ना मार्केट का ट्रेंड समझ लो। देखो मार्केट फिर से आया लेवल पे, फिर से भी जब आया तो फिर से ट्रेड के लिए अपॉर्चुनिटी दी, फिर से सेम लेवल से मार्केट देखो कितना ड्रॉप हुआ है, कितना हमारी लेवल से फिर से ड्रॉप हुआ है। तो यही आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखो फिर से मार्केट ने यहाँ पे लो बनाया, लो बनाया, इस कैंडल ने क्या किया, लो को ब्रेक, है ना। इस रेड कैंडल ने लो को ब्रेक किया, लो को जैसे ब्रेक किया तो फिर से मार्केट आ गया अपने लेवल पे। इस लेवल पे आने के बाद आप एक बड़ी रेड कैंडल, एक बेरिश कंफर्मेशन, बेरिश कैंडल हमारी कौन सी होती है, बड़ी रेड कैंडल, अदरवाइज ऐसी उल्टी हैमर। अगर इस तरीके से अगर आपको इस जोन में कहीं पे भी बेरिश कैंडल मिल जाती है तो उसमें क्या आप करोगे, सेल कर दोगे। देखो यहाँ पे इतनी बड़ी रेड कैंडल मिली, इस रेड कैंडल को आप देख के क्या करोगे, सेल करोगे। बिकॉज मार्केट तो पहले से ही आपके जोन को ब्रेक कर चुका है, ब्रेक करने के बाद फिर से आपके लेवल पे आया, यहाँ पे आपको कंफर्मेशन दिया, कंफर्मेशन के बाद यहाँ पे आप क्या करोगे, सेल करोगे।
यहाँ पे आप क्या करोगे, ट्रेड एक्टिवेट करोगे, इसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस बनेगा 1:2, 1:2, 1:2 का आपका टारगेट इसमें भी क्या हुआ, डन हो गया। यहाँ पे भी आप क्या करोगे, पुट साइड का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसको आप बाय करोगे। ठीक है एवरीवन, मॉर्निंग में मैंने ये खुद दोनों ट्रेड एक्टिवेट किए हुए हैं। ठीक है, ये दोनों ट्रेड में मैंने ट्रेड बाय किया हुआ है। सर 1:2 का क्या मतलब हुआ सर? 1:2, देखो इसको मैं रिस्क मैनेजमेंट जो है उसी में आपको बताऊंगा। एक्चुअल में देखो 1:2 मतलब क्या, तो चलो हम ना रिस्क मैनेजमेंट स्टार्ट ही कर देते हैं, बिकॉज वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप ट्रेड लेते हो ना, यस सर। तो सबसे ज्यादा आपको ना इंपॉर्टेंट रिस्क मैनेजमेंट होता है। तो रिस्क मैनेजमेंट मतलब क्या, देखो प्रॉफिट का बात ना हर कोई करता है, मतलब प्रॉफिट की बात ना हर कोई करेगा। हर कोई आपको यूट्यूब पे बताएगा, इंस्टाग्राम पे बताएगा, कहीं पे भी आप जाओगे ना, हर कोई आपको ना प्रॉफिट ही दिखाएगा। बट मार्केट जो है ना, उसमें आपने सुना होगा कि काफी लोगों ने नुकसान किया। तो मार्केट इतना अगर अच्छी तरीके से प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहा है, तो मार्केट में लोग लॉस क्यों कर रहे हैं, इसका रीजन क्या है? ऐसा है क्या कि उनके पास प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं है, उनको पता नहीं है बाय सेल क्या होता है, उनको पता नहीं है ऑप्शंस क्या है? ऐसा है क्या? नहीं, उनको रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करने नहीं आ रहा है। मार्केट में जितने भी ट्रेडर है, और अगर वो लॉस में है, तो उसका सिर्फ वन रीजन है कि उनको रिस्क मैनेजमेंट अच्छी तरीके से नहीं आ रहा। इफ अगर आपको रिस्क इमोशंस मैनेजमेंट भी नहीं होते आएगा, बोलो बोलो। हैं, इमोशंस, राइट राइट राइट, इमोशनल। इमोशंस है, आपकी साइकोलॉजी है, यही सबसे ज्यादा मतलब लॉस बेयर करने के लिए सबसे ज्यादा। अगर किसी के लॉस होते होंगे ना, तो इसकी वजह से ही होते हैं। फियर होता है, ग्रीड होता है, फोमो होता है। मतलब अगर कोई चीज बाय करने जा रहे हैं, तो उसका मिस होने के वजह से पहले उसको बाय कर देंगे। तो ये सारी चीजें होती है, तो उसको ना आपको अवॉइड करना होता है। तो रिस्क मैनेजमेंट का ना सबसे पहला रूल है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिस्क मैनेजमेंट की। अगर आपको बड़े लॉसेस नहीं करने, तो आपको ना फर्स्ट पता होना चाहिए, अगर मैं कोई ट्रेड बाय कर रहा हूं, तो मुझे कितना लॉस बेयर करना है, मेरी कैपेसिटी कितनी है। कि आज अगर मेरा 1,000 का लॉस होगा ना, तो ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे लिए इनफ है, चलेगा, मुझे 1,000 का लॉस होगा तो भी। कुछ ऐसे होंगे सर, वो बोलेंगे सर 1,000 का लॉस हमारे लिए बहुत बड़ा है, हम तो 500 का ही लॉस ले सकते हैं। ठीक है, तो आपकी रिस्क मैनेजमेंट 500 रुपए से के थ्रू आप एनालाइज करोगे मार्केट को, कि अगर 500 रुपए के रिस्क में अगर आपका ट्रेड बैठ रहा है, तभी आप ट्रेड लो, अदरवाइज मत ट्रेड लो। बिकॉज अगर रिस्क अगर बड़ा हो रहा है, तो आप उसमें अफोर्ड नहीं कर पाओगे उस रिस्क को, तो मत ट्रेड लो। अगर कुछ लोग ऐसे बोलेंगे कि हमारा जो रिस्क कैपेसिटी वो 5,000 का है, डेफिनेटली तो आप 5,000 के रिस्क के हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। तो अगर रिस्क कैपेसिटी 5,000 का है, तो आपका कैपिटल कितना होना चाहिए? देखो, जितने भी लोग ना बड़े बड़े ट्रेडिंग करते हैं, जो भी बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं, वो ये कहते हैं कि आपका जो लॉस होगा, वो आपके कैपिटल से सिर्फ और सिर्फ, अगर ऑप्शंस में कर रहे हो, तो वो 4 to 5% ही होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 4 to 5%, इससे ज्यादा नहीं। तो मान लो अगर आपका 10,000 का कैपिटल है, तो आपका लॉस बेयर करने की कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए? बस 500। 400, बस 400 to 500। ठीक है, तो अगर इसमें अगर आप बड़े रिस्क ले रहे हो, मान लो अभी इसमें अगर आपने 1,000 का रिस्क ले लिया, ठीक है, तो अगर आप मान लो आपके अगर 3 लाइन से स्टॉप लॉस चले गए, 3 बार अगर लाइन से आपका लॉस हिट हो गया। स्टॉप लॉस क्या होता है, किस तरीके से लगाना होता है, उसको देख रहे हैं अभी हम। ठीक है, मान लो अगर 3 ट्रेड में अगर लाइन से आपका लॉस हो गया, तो 3,000 आप क्या करोगे, यहाँ पे उड़ा दोगे। आपका कैपिटल सिर्फ 7,000 का बचेगा। फिर इसमें रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं होगा। ठीक है, इसमें अगर 4% की रिस्क लेनी है, तो रिस्क लेनी पड़ेगी सिर्फ 300 रुपए की। तो 300 रुपए की रिस्क में कोई ट्रेड अभी बनेगा क्या? नहीं बनेगा। बिकॉज मिनिमम आपको जो स्टॉप लॉस है वो 4 to 5 to 6 पॉइंट्स का लगाना ही पड़ता है। तो 300 रुपए में स्टॉप लॉस भी नहीं बनेगा, 50 रुपए तो 50 रुपीज तो ब्रोकरेज जाता है। तो किस तरीके से करोगे इस चीज को आप? सॉरी, जस्ट 1 सेकेंड। इसके वजह से आपको क्या करना है, सर आपको टेन एक परसेंट फॉर्मूला, फॉलो कर, बोलो बोलो। अपने कैपिटल का 10% तक लॉस। देखो, अगर मान लो अगर आपका लूजिंग स्ट्रीक अगर चल गया,
लूजिंग स्ट्रीक अगर आ गई, हर एक ट्रेडर के लाइफ में लूजिंग स्ट्रीक तो आती है, मतलब जो भी ट्रेड ले रहे हैं उसमें लॉस हो रहा है। बहुत बार होता है, इवन मेरे साथ भी होता है, और बड़े बड़े ट्रेडर्स है, बड़े बड़े हेज फंड्स है, बड़े एफ आई है, डी है, कंटिन्यूसली लॉसेस में सफर करते हैं। अगर मान लो आपके पास 1 लाख का कैपिटल है, मान लो आपने 1 लाख के कैपिटल से स्टार्ट किया, 10% की आप क्या कर रहे हो, पर ट्रेड पे रिस्क ले रहे हो। मान लो कभी आपकी लूजिंग स्ट्रीक आ गई, लूजिंग स्ट्रीक मतलब क्या, कंटिन्यूस में चल जा रहे हैं, और लूजिंग स्ट्रीक अगर आती है ना कभी, तो 7 7 8 8 लाइन से स्टॉप लॉस काटती है। अगर 7 8 ट्रेड अगर कभी आपके लॉस में चले गए तो आपका अप्रोक्स 80% कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। 80% मतलब अप्रोक्स 80,000। बेयर कर पाओगे क्या ये लॉस? डेफिनेटली कभी भी नहीं। नहीं सर। तो आपको ना ये ध्यान में रखना है कि आपका जो लॉस होगा ना वो आपके कैपिटल से मैक्सिमम मैक्सिमम में बोल रहा हूँ 5% होना चाहिए, उससे कभी भी ज्यादा नहीं। इफ अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो तो भी आप बोलोगे सर मेरे पास कैपिटल 10,000 का है, उसमें स्टॉप लॉस भी लगाना है, तो थोड़ा सा आपको कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा, या फिर थोड़ा ओवर रिस्क लेके ट्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा फिर कि बड़ी रिस्क किस तरीके से लेनी है। ठीक है, बट एक्चुअल में रिस्क मैनेजमेंट मैनेजमेंट जो है वो इसी तरीके से फॉलो होता है। मान लो आपका ट्रेडिंग कैपिटल 50,000 है। कितना है? 50,000 आपका ट्रेडिंग कैपिटल है। ठीक है, अभी आप इसके ऊपर मैक्सिमम कितना रिस्क ले सकते हो? 5%। 5% मतलब 5,000। 2,500। ठीक है, मान लो अब अभी अभी हमने देखा जैसे कि निफ्टी यहाँ से, मान लो यहाँ पे निफ्टी है, यहाँ पे निफ्टी है, तो यहाँ से निफ्टी ना ऊपर जाएगा। देखो कल आपको पता है मैंने एक यहाँ पे शायद एक ट्रेंड लाइन इस तरीके से फॉलो कर बना के आपको ये किया था। यस सर, आपने ये लास्ट टाइम जाते जाते किया था। राइट, तो देखो मार्केट में जब अब मार्केट ओपन हुआ तो देखो ब्रेकआउट, ये इतना बड़ा ब्रेकआउट है। ठीक है, तो इसको कैप्चर नहीं कर पाते हम बिकॉज अभी ये तो अभी चला गया, बट यहाँ पे अगर हमें देखने मिलता, अगर मार्केट यहीं पे कहीं पे ओपन होता ना तो डेफिनेटली हम इसको भी बाय करते, बिकॉज ट्रेंड लाइन का हमें ब्रेकआउट मिला था यहाँ पे। ठीक है, चलो, तो यहाँ सर पे ये नेक्स्ट समझो। डे की कैंडल है ना? हाँ, निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी का चार्ट है तो ये। मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट नेक्स्ट डे की कैंडल है ना वो? ये जो कैंडल है ना, ये जो नहीं नहीं, ये जो कैंडल है ना हमारी, ये नेक्स्ट डे की कैंडल है, जो ग्रीन है ना, हाँ, ये वही जो पूछ रहा ग्रीन था। कैंडल है वो नेक्स्ट डे की है। पर इसमें हमने बाय नहीं किया बिकॉज डायरेक्टली मार्केट ऊपर ही ओपन हुआ था, तो पहले ही मोमेंटम दे चुका है, तो उसको बाय करने में कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, सर ये कैलकुलेशन 3:30 से लेके 9:15 तक की है ना? हाँ राइट। देखो चलो यहाँ पे हम देखते हैं, मार्केट मान लो यहाँ से ना ऊपर जाने वाला है, देखो यहाँ पे मार्केट है, एज एग्जांपल बता रहा हूँ, यहाँ से ऊपर जाएगा ऐसा नहीं है, कल हम एनालिसिस करेंगे क्या हुआ। तो मान लो यहाँ से मार्केट, 1 सेकेंड सॉरी, मान लो यहाँ से मार्केट जो है वो अब जाएगा, तो आप यहाँ पे क्या करने वाले हो? कॉल का कॉन्ट्रैक्ट बाय करने वाले हो। कौन सा कॉल कॉन्ट्रैक्ट? देखो यहाँ पे कौन सा है, 25,100 का कॉल कॉन्ट्रैक्ट। चलो हम देखते हैं 25,100 का कौन सा कॉल कॉन्ट्रैक्ट है। निफ्टी का 25,100 का कॉल कॉन्ट्रैक्ट। देखो यहाँ पे इतने सारे कॉल कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो गए, ये जो है वो फर्स्ट वाला हमें बाय करना है। ठीक है, फर्स्ट वाला नहीं, इसकी तो 14 अक्टूबर को एक्सपायरी है, मतलब ये तो क्लोज हो चुका है, इसको आप बाय कर सकते हो। नहीं, ये क्लोज हो चुका है आज 14 अक्टूबर, तो ये कल ये ओपन होगा। इसकी प्राइस क्या है? 174। कितनी प्राइस है? 174। मान लो इसमें आपने स्टॉप लॉस लगाया, मान लो आपकी ना इतनी रिस्क है, ये जो है वो आपकी रिस्क है कितनी, जस्ट एग्जांपल, यहाँ पे आप बाय कर रहे हो, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा रहे हो। आपका प्रीमियम जो है ना वो किस तरीके से मूव होंगे किसी को पता नहीं होता, कि प्रीमियम जो है वो कब कितना मूव करेंगे किसी को पता नहीं है। ठीक है, तो हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे प्रीमियम कितना हो सकता है। अप्रोक्स अगर मान लो यहाँ पे 4 to 5 रुपीज का आपको प्रीमियम पे करना पड़ रहा है, प्रीमियम मतलब 5 रुपए का लॉस हो रहा है इसमें, 5 पॉइंट का, और यहाँ पे टारगेट जो है वो अप्रोक्स 5 3 15, अप्रोक्स 15 to 16 पॉइंट का आपको यहाँ पे क्या है, टारगेट है। मतलब 5 रुपए का क्या है आपको यहाँ पे लॉस होने वाला है। तो जो निफ्टी का ना एक लॉट होता है ना, आपको शायद मैंने ये चीज बताई है कि निफ्टी का जो एक लॉट होता है ना वो 75 का होता है। ठीक है, निफ्टी में जब आप ऑप्शंस को बाय करते हो, निफ्टी के इस ऑप्शंस को,
तो इसको ना सिंगली एक कभी बाय नहीं किया जाता। अभी वहां पे 174 आपको प्राइस दिख रही है, तो इसको एक एक करके कभी बाय नहीं किया जाता। इसका लॉट होता है 75 का। कितना लॉट होता है? 75 का। तो मान लो 174 अगर प्राइस चल रही है, 75 का एक लॉट है, तो आपको कितना पे करना पड़ेगा इसके लिए? कितना पे करना पड़ेगा? अप्रोक्स 13,050 रुपीज। मतलब यहाँ पे 13,050 रुपए का एक लॉट आएगा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? 13,050 रुपए का एक लॉट बाय करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपना आपने कितना कैपिटल लगाया? 13,050। देखो कितना कैपिटल लगाया, 13,050 रुपीज का एक लॉट आ रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है। यस सर। तो देखो अभी हमारे पास क्या क्या चीज है। हमारा कैपिटल है 50,000 का, हमारा रिस्क कैपेसिटी है 2,500 का, है ना, और एक लॉट आ रहा है 13,000 का। तो कैलकुलेशन देखो किस तरीके से बनना चाहिए। अभी आप मान के चलो अगर आपका 10,000 का भी कैपिटल है, तो 10,000 से भी हम कैलकुलेट करेंगे कि किस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे, ठीक है। मान लो अभी 50,000 का कैपिटल है, 2,500 की रिस्क है, और 13,000 का एक लॉट आ रहा है। तो अभी हम देखेंगे, मान लो हमारा एक इस ट्रेड में 8 से 10 पॉइंट का क्या हो रहा है, इसमें एसएल जा रहा है 10 पॉइंट का। कितना? 10 पॉइंट का। 10 पॉइंट मतलब एक लॉट में 75 होता है, ठीक है। इसमें अगर आप एक लॉट ले रहे हो तो एक लॉट में कितने शेयर्स होते हैं? 75। अगर मान लो अगर ये जो लॉट है उसका प्राइस 175 है, इसमें 75 शेयर्स है, तब इसका एक लॉट का प्राइस ये बना, ठीक है। समझ रहे हो ना? ये एक शेयर है और इसके 25 75 हम क्या कर रहे हैं? 75 क्वांटिटी बाय कर रहे हैं, तब हम इसको क्या बोलेंगे? एक लॉट, ठीक है। तो 175 अगर गलती से 165 पे आ जाता है, तो यहाँ पे आपका लॉस कितना होगा? आपने स्टॉप लॉस लगाया है कि 165 पे आएगा ना तो मैं इसको बेच दूंगा लॉस में, और अगर प्रॉफिट होगा तो 195 पे बेचूंगा। 20 रुपए का प्रॉफिट और 10 रुपए का लॉस, है ना। 1:2 ही लेके चलना है ना, बिकॉज लॉन्ग टर्म में हमें प्रॉफिटेबल होना है। तो अभी मान लो मार्केट जो है वो 10 रुपीज से नीचे आया 165 पे, तो आपको लॉस कितना दिखेगा? क्या लगता है आपको? 750। राइट, बिकॉज 75 का एक लॉट है, 75 क्वांटिटी है। अगर 10 रुपए से अगर नीचे आएगा मार्केट, तो 750 का क्या होगा? मुझे यहाँ पे लॉस होगा। देखो किस तरीके से, मान लो 175 पे हम आपने बाय किया था, तो 75 क्वांटिटी होता है, तो एक लॉट 13,000 का आता था। तो वही हम चलो कैलकुलेट करते हैं, 165 अगर आएगा तो 75 इंटू करो, कितने हो रहे हैं? जस्ट 1 सेकेंड, कैलकुलेशन क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पे? 165 इंटू 75 कितने हो रहे हैं? देखो 12,375। अभी आपने बाई कितने पे किया था? 13,050 रुपए पे। और 12,375 का अगर आपको लॉस होगा, तो यहाँ पे बचेंगे कितने? 678 का लॉस 675। होगा। राइट, मतलब अप्रोक्स 10 रुपीज का ये आ रहा है, इसका मतलब अप्रोक्स 750 ही होता है, ठीक है। क्लियर एवरीवन? सभी लोगों को क्लियर? तो अभी मेरा यस सर। लॉस कितना हो रहा है? 75 का, 750 का। एक ट्रेड पे अगर एक लॉट बाय कर रहा हूं तो 750 का मुझे क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो अभी मैं रिस्क कैपेसिटी कितनी है मेरी? 2,500 की। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे एक ही ट्रेड में सारी रिस्क ले लेनी है, या फिर मल्टीपल ट्रेड्स में अलग अलग रिस्क लेनी है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये जो सेटअप है वो एकदम बेस्ट है, तो आप एक ट्रेड में ही 250 2,500 की रिस्क ले लो। 75 सात दूनी 7 की कुछ मतलब अप्रोक्स इसमें 3 लॉट आप क्या कर सकते हो? बाय कर सकते हो, ठीक है। इसमें अप्रोक्स 3 लॉट आप क्या कर सकते हो? बाय कर सकते हो। बिकॉज ऑफ क्यों? बिकॉज यहाँ पे अगर 3 लॉट भी बाय करोगे तो आपकी अगर एवरेज रिस्क देखोगे तो 2,150 रुपीज ही चली जाएगी। मतलब 2,150 तक ही रिस्क जाएगी, उससे ज्यादा जाएगी क्या? या फिर 22,000, नहीं 2,250 तक जाएगी। मतलब फिर भी आपकी जो रिस्क कैपेसिटी है वो कितनी है? 2,500 की। फिर भी यहाँ पे आपका रिस्क क्या है? कम ही है। तो आप कितने लॉट बाय कर सकते हो? 3 लॉट, ठीक है। तो इसका ना सिंपल एक कैलकुलेशन है, इसको मैं बताता हूं। देखो यहाँ पे
क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? जस्ट 1 सेकेंड, क्वांटिटी यहाँ पे SL इन रुपीज, आपका SL इन रुपीज कितना लग रहा है, और यहाँ पे आप ये फाइंड आउट करोगे कि प्राइस क्या है। क्या लिखोगे यहाँ पे? प्राइस। ये सिंपल फॉर्मूला है, प्राइस डिवाइड बाय SL अगर करोगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि मुझे कितना क्वांटिटी बाय करना है। ठीक है, यहाँ पे सिंपल ही है, आपको चीज पता चली एवरीवन? ये जो मैंने चीज बताई आपको कि मेरा लॉस कितना हो रहा है, 750 का एक ट्रेड में लॉस हो रहा है, एक लॉट में 750 का, तो मेरा रिस्क कैपेसिटी इतना है, तो मैं और ट्रेड ले सकता हूँ, अदरवाइज एक ही लॉट ले लो, किसी और ट्रेड में बाकी की रिस्क ले लेना। क्लियर? देखो, और यहाँ पे जितने भी पर्सन हो ना आप, यहाँ पे कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होना चाहिए जो विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड करेगा। ठीक है, एवरीवन समझ रहे हो? यस यस सर। सर। ठीक है, चलो, तो हम ना रिस्क मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा बाय हट करते हैं कि एक्चुअल में रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है। रिस्क मैनेजमेंट मतलब पता है क्या? रिस्क को मैनेज करना, कि आप रिस्क को किस तरीके से मैनेज करोगे। रिस्क मैनेजमेंट मतलब क्या? रिस्क को मैनेज करना, कि रिस्क को किस तरीके से मैनेज करोगे। मान लो मेरे पास 50,000 का कैपिटल है, मैंने अरेंज करवा लिया। ऐसा है क्या हर किसी के पास होगा? इनिशियल डेज में मेरे खुद के पास नहीं होता था कैपिटल, मैं ही कहीं ना कहीं से एडजस्ट करके ट्रेड करता था, तो वो टाइम पे ना काफी ज्यादा लॉसेस होते थे मेरे। तो हर एक पर्सन के होते हैं, ऐसा नहीं है कि आपकी होंगे मेरी होते हैं, ऐसा नहीं, हर एक पर्सन के इनिशियल डेज में लॉस होते हैं। तो इनिशियल डेज में आपका मोटो यही होना चाहिए कि मुझे ना लर्निंग के ऊपर फोकस करना है। जो मैं रूल्स बता रहा हूँ ना, उसको लिख के ले लो सभी लोग, सभी लोग लिख के ले लो ये रूल्स को। पहला लिखो, फर्स्ट रूल, मनी शुड नॉट बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी, एजुकेशन शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो एजुकेशन होनी चाहिए, ना कि प्रॉफिट, ना कि पैसा। पहले सीखो मार्केट को, पहले अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करो। देखो, विदाउट नॉलेज कुछ भी पॉसिबल नहीं है। देखो, अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो उसके लिए 5-5 साल दे रहे हैं लोग, अगर CA बनना है तो 4-4 साल दे रहे, 6-6, 7-7 साल जा रहे हैं कभी कभी। मतलब कुछ भी अगर करना है ना, तो हर एक पर्सन को टाइम देना पड़ता है। तो आप ऐसा कभी मत सोचना कि मैं 7 दिन का एक लेक्चर या फिर 2 हफ्ते का एक लेक्चर या फिर अटेंड करके एक बड़ा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाऊंगा। हाँ, बन पाओगे, बट चीजों को अंडरस्टैंड करो अच्छी तरीके से, उसको बैक टेस्ट करो, प्रैक्टिस करो। कुछ रॉन्ग हो रहा है, नहीं आ रहा, मेरे साथ कनेक्ट करो, डेफिनेटली गाइड करूंगा। उसके बाद एक अच्छे प्रॉपर ट्रेडर बन पाओगे। ठीक है, बट उसके लिए वक्त जाएगा। काफी लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कम समय में ये सारी चीजें सीख के, इवन मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो कि सिर्फ विद इन 15 डेज, विद इन 20-30 डेज में भी अच्छा अच्छा ट्रेड मारना स्टार्ट करे। ठीक है, बिकॉज मार्केट की साइकोलॉजी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। लिख लिया सभी ने कि आपका फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होना चाहिए? एजुकेशन। आपका सेकंड प्रायोरिटी होना चाहिए मनी। ठीक है, देखो और एक चीज, अगर आपको ना प्रॉफिटेबल होना है ना, इफ अगर आपको प्रॉफिटेबल होना है तो उसके लिए दो ही रूल्स हैं। प्रॉफिटेबल होने के लिए दो ही रूल्स हैं, एक तो बड़ा विन करो, ठीक है, या फिर मैक्सिमम टाइम्स विन करो। तो इसका मतलब क्या? मान लो आपने 10 ट्रेड ले लिए, ठीक है, इसको थ्योरेटिकल बताना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इस तरीके से समझ पा रहे हो ना, बट लिख के ले लेना सारी चीजें मैं जो बता रहा हूँ अभी। ठीक है, चलो, तो देखो मान लो आपने 10 ट्रेड बाई किए। देखो कि कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिसके 100% की विन रेट है। मतलब 10 ट्रेड अगर कोई बाय कर रहा है कि 10 के 10 ट्रेड में प्रॉफिट हो रहा है, ऐसा कोई नहीं है। इवन मेरे भी लॉसेस होते हैं, बड़े बड़े जो ट्रेडर्स है, राकेश झुनझुनवाला से लेके अभी वो नहीं है, बट जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर्स थे या फिर है अभी भी, हर एक पर्सन के लॉस होते हैं। ठीक है, तो आपको जो है वो प्रोबेबिलिटी के ऊपर फोकस करना होता है कि मैं मुझे मैक्सिमम टाइम्स विन करना है या फिर मुझे बड़ा विन करना है। तो वो किस तरीके से, मान लो आपने 10 ट्रेड ले लिए, वहां पे आपने रिस्क टू रिवॉर्ड जो है वो 1:1 का रखा है। 1:1 मतलब क्या? मान लो अगर मैं कोई चीज को बाय कर रहा हूं, तो उसमें जो लॉस है उसको मैं ले रहा हूँ 1 रुपए का, और जो प्रॉफिट है वो मैं ले रहा हूँ 2 रुपए का। तो इसको मैं बोलता हूँ 1:2। क्या बोलता हूँ मैं? 1:2। मतलब लॉस 1 रुपए का, प्रॉफिट 2 रुपए का। इसका मतलब लॉस 5 रुपए का, प्रॉफिट 10 रुपए का। लॉस 500 रुपए का, प्रॉफिट 1000 रुपए का।
क्लियर? इसको हम बोलते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड। तो ये जो है वो एक्चुअल में आपका 1:2 होना चाहिए, बिकॉज आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल होना है। इफ मान लो 10 ट्रेड आप ले रहे हो, उसमें से अगर आपके 5 ट्रेड में लॉस होता है, मान लो होता है, इनिशियल डेज में होगा लॉस, इनिशियल डेज में आपका 5 ट्रेड में लॉस हुआ, तो आपके कितने लॉस हुआ? मान लो हर ट्रेड में आपका 500 रुपए का लॉस हो रहा है, तो 5 ट्रेड में लॉस कितना हुआ? 2500। वही आप 1:2 का ट्रेड ले रहे हो, तो 5 ट्रेड आपके प्रॉफिटेबल भी है ना। तो 5 ट्रेड में जो आपने प्रॉफिट किया, तो वह हर एक ट्रेड में आपने 10 रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया। तो 10 रुपए का, अगर आप 10 रुपए का नहीं, 1000 रुपीज का आपने प्रॉफिट जनरेट किया, तो मान लो अगर 5 ट्रेड में अगर 1000 रुपीज का प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो, तो आपका प्रॉफिट एक्चुअल में वो कितना रहा है? 5000 का। आपका लॉस 2500 का, प्रॉफिट जो है वो 5000 का, 10,000 अप्रोक्स 5000 का। तो 2500 जो है वो आप प्रॉफिट में ही हो, बिकॉज 2500 का लॉस और 5000 का आपको प्रॉफिट। तो प्रॉफिट में से अगर आप लॉस जो है वो उसको एग्जिट कम भी कर दोगे, तो भी आप 2500 क्या हो? प्रॉफिट में हो। तो इस तरीके से आपको रिस्क टू रिवॉर्ड जो है वो मेंटेन करके चलना है। मान लो आपकी जो स्ट्रैटेजी है, जो आप ट्रेड कर रहे हो, वो मैक्सिमम टाइम्स विन नहीं कर पा रहे। मान लो आप 3 ही टाइम विन कर पा रहे हो। क्या कर पा रहे हो? 3 ही टाइम विन कर पा रहे हो, और 7 बार आपका लॉस हो रहा है, तो भी आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। बट उसमें आपका क्राइटेरिया होना चाहिए कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड जो है वो बड़ा होना चाहिए। मतलब लॉस हो रहा है तो 500 का, बट प्रॉफिट हो रहा है तो 2000, 2500, 3000 का। मतलब 500 रुपए की रिस्क लेके आप 2500 से 3000 रुपए का प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हो। ठीक है? तो मान लो अगर आपने 7 ट्रेड में अगर लॉस किया, तो आपका लॉस कितना होगा? 3500 का। अगर 3 ट्रेड में 2000, 2000, 2000 भी अगर प्रॉफिट बना पा रहे हो, तो वहां पे आपका प्रॉफिट कितना होगा? 6000 का। राइट। तो फिर भी आप क्या हो? प्रॉफिट में हो। ठीक है? तो इस तरीके से जो रिस्क टू रिवॉर्ड है आपको मेंटेन करके चलना है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, स्ट्रैटेजी, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, ये चीजें तो थ्योरेटिकल है। ये जो चीज है ना, वो साइकोलॉजी पे इफेक्ट डालेगी, बिकॉज यहाँ पे आपका मनी इन्वॉल्व होता है। ठीक है? बिकॉज लॉस होगा ना, तो आपकी साइकोलॉजी बहुत बिगड़ती है। तो आपको फर्स्टली प्रिपेयर होना है मार्केट में। अगर आज का मैं डे स्टार्ट कर रहा हूँ, तो अगर मेरा 1000 का लॉस होगा, तो मुझे कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर मान लो आपका इस दिन 3000 का अगर प्रॉफिट हो रहा है, तो भी आपको ज्यादा खुश नहीं होना, आपको इमोशनली स्टेबल रहना है। काफी लोग मैंने ऐसे देखे कि 1000 का प्रॉफिट निकाला तो इतना खुश हो जाते हैं कि मतलब उन्होंने पूरी दुनिया जीत ली। ऐसा नहीं है। एक ट्रेडर वही होता है जो शांत रह के ट्रेड करे। शांत बैठो, शांति से मार्केट को देखो। प्रॉफिट हुआ, हाँ ठीक है, मार्केट का पार्ट है, प्रॉफिट होने वाला है। आप एनालिसिस कर रहे हो ना, दिन भर प्रैक्टिस कर रहे हो, बैक टेस्ट कर रहे हो, उसके बाद आपको प्रॉफिट हुआ है, तो खुश होने की उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मान लो अगर आपने 5 साल लगाए, डॉक्टर बन गए, डॉक्टर बनने के बाद आपने कोई ऑपरेशन किया, ऑपरेशन करने के बाद आपको पैसा मिला, तो आप नाचोगे क्या पैसा लेके? नहीं, नहीं नाचोगे, बिकॉज आपका वो प्रोफेशन है, आपको वो काम है, वो आपको करना है, उसके बाद आपको रिवॉर्ड मिला है। वैसे ही मार्केट को एज ए बिजनेस ट्रीट करना है। प्रॉफिट हुआ तो इसका मतलब ऐसा नहीं है ना आपको जादू का पैसा आया है, कहीं से मिला है पैसा, ऐसा नहीं है। आपने एनालिसिस किया है, आपने अंडरस्टैंड किया है, आपने रिस्क भी लिए उसमें। विदाउट रिस्क आपको वो चीज नहीं मिली है, तो उसमें आपको खुश नहीं होना ज्यादा। इमोशनली स्टेबल रहो, बिकॉज ऐसा होगा, अगर आप 1000 रुपए का प्रॉफिट निकालने के बाद अगर खुश हो रहे हो ना, तो जब 500 का लॉस होगा ना, तो आप दुखी भी हो जाओगे। तो वो चीज नहीं आपको करनी। 500 का प्रॉफिट हुआ तो भी ठीक है, 1000 का लॉस हुआ तो भी ठीक है। तो आपको काम रहना है, शांत रह के सिर्फ ट्रेड करो। ठीक है? और कोई भी पर्सन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा जो लूजिंग ट्रेड को होल्ड करेगा। बिकॉज होता क्या है, मान लो आपका स्टॉप लॉस है 500 रुपए का, आपको पता है कि 10 रुपए से मार्केट नीचे आएगा तो मुझे यहाँ से एग्जिट करना है। बट काफी लोग ऐसे होते हैं कि 10 रुपए से नीचे आएगा ना, तो सोचते हैं कि यहाँ से फिर से ऊपर जाएगा। ऐसा नहीं होगा। आपने कुछ तो पहले एनालिसिस किया हुआ है ना। विदाउट एनालिसिस ऑलरेडी ट्रेड ले रहे हो, तो एनालिसिस करके ट्रेड लिया है तो वेट करो ना। वेट मत करो, फिर एग्जिट कर दो, बिकॉज आपका स्टॉप लॉस आ चुका है ना। तो एग्जिट कर दो, तो काफी लोग उसको भी होल्ड करते हैं। तो वहां पे होता क्या है देखो, एक्चुअल में मान लो आपने 100 रुपए पे उसको बाय किया, कोई भी एक सिंपल शेयर है जिसको आपने 100 रुपए पे बाय किया। आपने सोचा कि अगर 90 चला जाएगा तो मैं इसको एग्जिट एग्जिट कर दूंगा, 10 रुपए पे मैं इसको एग्जिट करूंगा। ठीक है? जब 90 रुपए पे आ गया, तो आपने उसको क्या किया, आपने ऐसा सोचा कि 90 से नहीं, 90 से फिर से ऊपर जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि 90 से फिर से ऊपर जाएगा, मैं इसको एग्जिट नहीं करता भाई।
तो वो 90 से 80 आएगा। तो 80 आएगा तो भी आप सोचोगे अरे इतना 80 पे आ गया, अभी कहाँ पे एग्जिट करूँ, 20 रुपए का लॉस दिख रहा है मुझे। मैं क्या करता हूँ, और इसको बाय करता हूँ, और एक लॉट बाय करता हूँ। 100 रुपए का है और यहाँ पे 80 रुपए में फिर से बाय करता हूँ। मेरा एवरेज बाइंग प्राइस 90 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे 80 पे बाय करूंगा, वहां पे 100 पे बाय किया है, तो 80 और 100 इसका एक बीच वैल्यू का आ जाएगा। मतलब 90 रुपए मेरी बाइंग प्राइस आएगी, बिकॉज दो क्वांटिटी मैंने बाय किया, एक 80 को एक 100 को। तो उसकी एक बेस प्राइस आएगी 90 रुपए। तो दो क्वांटिटी मेरे पास 90 पे होंगे, तो अगर मेरा फिर से 90 चला जाएगा तो फिर से मैं प्रॉफिट हो जाऊंगा। इस तरीके से सोचता है इंसान। तो वो 80 से 70 आ जाता है, 70 से 60 आता है, 60 से 50 आता है। तो लॉस जहां पे 10 रुपए का होने वाला होता है, वहां पे 50 रुपए का लॉस हो जाता है। कितना लॉस होता है? 50 रुपए का। तो अभी आप ही सोचो, फाइनेंशियली तो डैमेज हो गया आप, मतलब 50 रुपए का लॉस होगा ही, बट उसके साथ साथ साइकोलॉजी आपकी इतनी खराब होगी ना उसके साथ साथ, कि उसको रिकवर करना पॉसिबल नहीं होता। पैसे तो कहीं से भी लाओगे, एक महीना काम करोगे तो भी पैसे आ जाते हैं, बट जो साइकोलॉजी आपकी डैमेज होगी ना, तो वो रिकवर कर पाना बहुत मुश्किल होता है। जस्ट 1 सेकेंड में पानी लेके आया। क्लियर हुआ? क्या बता रहा था मैं? साइकोलॉजी के बारे में। साइकोलॉजी में क्या बता रहा था, मुझे थोड़ा भूलने का प्रॉब्लम एक्चुअल। कि आपको मतलब कि रिस्क मैनेजमेंट लेके रिस्क हाँ हाँ देख हाँ मतलब हाँ। ओके ओके, रिस्क रिस्क मैनेजमेंट के। मान लो आप, एक्चुअल में टॉपिक भूल गया मैं क्या बता रहा था। चलो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। देखो मान लो अगर आप कोई ट्रेड ले रहे हो, तो उसमें ना मैक्सिमम टाइम्स आपको विन करना है, ठीक है? क्लियर? प्रीवियस लेक्चर में किसी को कुछ डाउट नहीं है ना? एवरीवन? नो सर। चलेगा, कोई बात नहीं। देखो, और एक चीज है, मान लो आपने ना एनालिसिस किया मार्केट को, आपको ऐसा लग रहा है यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, आपको क्या लग रहा है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, तो आपको उसमें ट्रेड नहीं करना। अभी आप बोलोगे सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? आपको लग रहा है, आपको दिख रहा है क्या मार्केट ऊपर जाएगा? आपको जो चीज लग रही है ना, आपको लगा, मुझे ऐसा लगा, मैंने बाय किया, मुझे ऐसा लगा मार्केट, मुझे ऐसा लगा मार्केट नीचे जाएगा। आपको, आपने सोचा इसकी मार्केट में कुछ भी वैल्यू नहीं है, इसकी मार्केट में जीरो वैल्यू है, आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है इसकी मार्केट में बिल्कुल भी वैल्यू नहीं है? मार्केट में जो दिखता है उसकी वैल्यू है। आपको दिख रहा है क्या मार्केट ऊपर जाएगा? आपको अगर दिख रहा है तो ही बाय करो, आपको लग रहा है तो बाय मत करना। आपको दिख रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो बाय बिंदास कर लो, उसमें इमोशंस भी बीच में मत लाओ, ठीक है? तो मार्केट के ऊपर सारी चीजें छोड़ दो, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की मार्केट में जरूरत नहीं है। जो भी चीजें सीखे हो ना उसको सिर्फ अप्लाई कर दो। सपोर्ट रेजिस्टेंस हर एक चीज मार्केट में वर्क होती है, सिंपल सप्लाई और डिमांड का गेम है। मार्केट में जादू का पैसा आ रहा है? नहीं। मार्केट में सिंपल बायर और सेलर का पैसा है। बायर और सेलर भी, बायर और सेलर में भी अलग अलग लोग हैं, जैसे रिटेलर है, डीआईआई है, एचएनआई है, और एफआई है। एफआई का बड़ा पैसा है, डीआईआई का उससे थोड़ा है कम है, एचएनआई का उससे थोड़ा कम है, और रिटेलर का सबसे कम है। तो जो बड़ा पैसा है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, उस डायरेक्शन को आपको फॉलो करना है। तो ना एक सिंपल चीज आप सोचो कि मान लो, देखो ये चीज लॉजिकली है, इसको आपको चार्ट पे नहीं देखना, इस चीज को लॉजिकली समझना बस। एक बायर और सेलर के हिसाब से मार्केट एक्चुअल में बायर और सेलर से चल रहा है, तो बायर और सेलर का ना एक साइकोलॉजी समझो। ये आपको कोई भी बताएगा नहीं कि एक्चुअल में रियल में ये चीज होती है मार्केट में। देखो होता किस तरीके से है, मान लो मुझे कोई चीज बाय करनी है, अभी मैं एफ आई आई हूँ, मान लो मैं एफ आई आई हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लो मैं एफ आई आई हूँ, मुझे ना 1 लाख करोड़ की बाइंग करनी है, तो ये बहुत बड़ी बाइंग है। अगर मुझे कुछ बाय करना है, तो उस लेवल पे, मतलब उस प्राइस पे सेलर भी होने चाहिए। अगर सेलर ही नहीं तो मैं बाय कर पाऊंगा क्या? नहीं। अगर सेलर है तभी मैं बाय कर पाऊंगा, अदरवाइज मुझे बाय करना पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल, बिकॉज बायर ही नहीं, एक बिकॉज सेलर ही नहीं है। अगर मुझे 100 रुपए पे 10 शेयर बाय करने हैं, बट 100 रुपए पे
बट 100 रुपए में सेलर है ही नहीं। तो मैं बाय कर पाऊंगा, बाय कर पाऊंगा, बिकॉज सेलर ही नहीं है। तो एट द ये गेम आता है बायर और सेलर पे। अगर किसी भी शेयर में बाइंग पावर्स बढ़ रही है, वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है, ग्रीन में अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है, बाइंग पावर है, तो इसका मीनिंग सिंपल है, वहां पे सेलर जो है वो डीएक्टिवेट है। तो इस लेवल पे आपको बाइंग साइड के मैक्सिमम ट्रेड जो है वो प्लान करने। देखो, कोई भी चीज बाय करने के लिए सेलर होना चाहिए, अदरवाइज सेलर, कोई भी चीज का कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बनेगा। बायर और सेलर के बीच में कोई डील होगी क्या? नहीं होगी। कोई शेयर परचेस भी नहीं करेगा, कोई शेयर बाय भी नहीं करेगा। इसकी वजह से मार्केट होता है और इसकी वजह से लिक्विडिटी बनी रहती है, बिकॉज ऑफ बायर और सेलर। ठीक है, क्लियर? रूल क्लियर हुआ सभी को? यस सर। देखो, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ कि मार्केट जब अप जाएगा तो आपको बाय ही करना है, मार्केट जब नीचे जाएगा तो आपको पुट साइड के कॉन्ट्रैक्ट ही बाय करना है। ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसको थोड़ा समझना। एक्चुअल में ना मार्केट का ना कोई लॉन्ग टर्म हाई नहीं है और लॉन्ग टर्म लो भी नहीं है। मतलब अगर मार्केट अगर बुलिश हो गया ना, तो आप उसको पकड़ भी नहीं पाओगे कि मार्केट इतना ऊपर चला जाएगा। देखो, आपको अगर सोना पता होगा, अभी गोल्ड की जो प्राइजेस है वो शायद गणेश चतुर्थी वगैरह उससे पहले, जो गणपति थे उसके पहले शायद एक मंथ तक उसकी प्राइस 95, 96, 97 इसके आसपास थी। बट अगर आज आप उसको परचेस करने जाओगे तो उसके वैल्यू 1,30,000, 1,27,000 इसके आसपास चल रही है आज, अभी के टाइम पे इसकी वैल्यू। तो अब आप सिंपली सोचना कि गोल्ड की प्राइस इतनी बढ़ क्यों रही है। उसमें बाइंग की पावर इंक्रीज हो रही है इसकी वजह से। अभी डिमांड उसके हो गई पीछे, सर। डिमांड हाँ, बहुत ज्यादा है। ओके, उसमें डिमांड ज्यादा हो रही है। तो डिमांड ज्यादा क्यों हो रही है पता है किसी को? ये अपने टॉपिक से थोड़ा दूर है, बट एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है गोल्ड भी। तो एक थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ एक्चुअल में गोल्ड की प्राइस इंक्रीज क्यों हो रही है। देखो, आपको पता होगा कि फॉरेन रिजर्व्स होते हैं हर देश के पास। फॉरेन रिजर्व्स पता है क्या होता है? मान लो मुझे चाइना से कुछ गुड्स परचेस करना है, मान लो मुझे चाइना से फोन परचेस करना है। तो मैं जो मुझे अगर परचेस करना है तो मैं ना उनको आईएनआर नहीं देता, इंडियन रुपीज नहीं दे पाता। बिकॉज ग्लोबली अगर मुझे कहीं पे ट्रांजेक्शन करना पड़ता है ना, तो वहां पे यूएसडी से ट्रांजेक्शन होता है। यूएसडी मतलब यूनाइटेड स्टेट्स का डॉलर। ठीक है? तो यूएसडी जो कि अमेरिका का है, उससे ही मुझे क्या करना पड़ता है? ट्रांजेक्शन। तो अभी अगर मुझे अभी ट्रांजेक्शन करना है तो मैं अभी उसको गोल्ड परचेस, अभी मैं जाके यूएसडी परचेस करूंगा क्या? नहीं। तो वैसे ही ना डेली बेसिस पे ना हर एक कंट्री के ट्रांजेक्शन हो रहे होते हैं। तो हर एक कंट्री के पास ना यूएसडी के रिजर्व्स होते हैं। मतलब हर एक कंट्री ना पहले से यूएसडी को परचेस करके रखती है। ठीक है? कि मुझे अगर कुछ बाय करना है इन फ्यूचर जाके, तो मैं पहले से यूएसडी परचेस करके रखता हूँ। अगर बाद में अगर मुझे कुछ कुछ परचेस करना होगा तो मैं बाद में जाके उसको क्या करूंगा? परचेस करूंगा। तो इसको हम बोलते हैं रिजर्व्स। तो हर एक कंट्री के पास क्या है? गोल्ड, यूएसडी के रिजर्व्स है, गोल्ड के नहीं, यूएसडी के। यूनाइटेड स्टेट्स का डॉलर जो है, जो अमेरिका का डॉलर है, उसके रिजर्व्स है। तो रिसेंट में एक देश के पास बहुत बड़ी होल्डिंग थी, अप्रोक्स 500 बिलियन डॉलर की। 500 बिलियन डॉलर मतलब लाख करोड़ में होते हैं, वो बहुत बड़ी अमाउंट है वो। ठीक है? तो इतने बड़े रिजर्व्स होते हैं और अमेरिका ने उस कंट्री को क्या किया? उसके रिजर्व्स ब्लॉक कर दी। उनके रिजर्व्स क्या किए? ब्लॉक किए। तो बाकी के जो सारे कंट्रीज है वो क्या करें? डरेंगे ना कि अरे हम तो इनके यूएसडी परचेस कर रहे हैं और ये उसको ब्लॉक कर दिए डायरेक्ट। मतलब उसकी वैल्यू ही जीरो। मतलब उस कंट्री को कितना बड़ा नुकसान हुआ होगा। तो बाकी की जो कंट्रीज है वो क्या हुई? उसकी वजह से डर गई। तो सबसे बड़ी, अगर ग्लोबली अगर जाओगे तो सबसे बड़ी अगर करेंसी तो यूएसडी है। तो यूएसडी के बाद अगर सबसे बड़ी अगर कुछ चीज होगी ग्लोबली जो चलती होगी तो वो है गोल्ड, जो कमोडिटीज में आता है। तो सबसे बड़ी कमोडिटी गोल्ड है। तो हर एक कंट्री ने स्टार्ट किया कि गोल्ड को परचेस करना और गोल्ड के रिजर्व्स बढ़ाना। तो इसके वजह से हर एक कंट्री अगर गोल्ड को बाय करेगी तो डेफिनेटली जहां पे डिमांड ज्यादा है वहां पे प्राइस इंक्रीज होगी। सिंपल। इसकी वजह से जो शेयर्स है, जो गोल्ड है, उसकी प्राइस विद इन 1 मंथ बहुत इंक्रीज हो गई है। समझे? कभी किसी को माइंड में ऐसा आएगा कि अरे सर, मैंने 2 महीने पहले तो 90,000 का गोल्ड था, लाख रुपए का था, अभी सीधा 30,000, 30%। सोच रहे हो 30% 2 मंथ्स में? 30%। अगर चांदी देखोगे तो चांदी अप्रोक्स 50% इंक्रीज हो गई है
50% से 2-4 महीने पहले चांदी 90 से 1 लाख रुपए किलो पे थी। अभी सीधा 1,60,000 के आसपास, 1,10,000 रुपए किलो थी चांदी। अभी 1,60,000 70,000 तक पहुंच गई चांदी। सिल्वर इतना महंगा हो गया है। तो वो किसके वजह से, यही सारी चीजें जो है वो ग्लोबली चल रही है। देखो मार्केट जो है ना वो टोटली ग्लोबली भी डिपेंड होता है। ग्लोबली अगर कुछ न्यूज आएगी, इंडिया में अगर कुछ न्यूज आएगी, तो डेफिनेटली मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे होगा। काफी मेरे स्टूडेंट्स है, उनका मुझे मैसेज आया था कि सर मेरे पास टाटा मोटर्स के शेयर थे और आज 45% से लॉस दिख रहा है। मतलब कुछ लोग जो है वो सिर्फ इतना ही देखते हैं मार्केट को, बट काफी न्यूज भी होती है, वो भी आपको देखनी पड़ती है। अभी टाटा मोटर्स का डीमर्ज हो रहा है, जो कि टाटा मोटर के कमर्शियल व्हीकल्स है और जो प्राइवेट व्हीकल्स है उसका डिमर्ज हो रहा है। डिमर्ज मतलब जो टाटा मोटर्स का एक शेयर है उसमें टाटा मोटर्स के हर एक व्हीकल है जो टाटा मोटर कमर्शियल यूज हो रहे हैं। कमर्शियल मतलब ट्रांसपोर्ट, जो बसेस है, बड़ी बड़ी गाड़ियां है, जो जिसे वो सारी चीजें, उसका अलग शेयर निकल रहा है। और जो अपनी हैरियर है, उसके बाद टाटा की काफी सारी कार्स है, जैसे हैरियर, सफारी है, हाँ, टियागो। उसके अलग शेयर्स बन रहे हैं। मतलब उसका एक अलग शेयर होगा जो प्राइवेटली का यूज कर रहे हैं लोग, और जो कमर्शियली यूज कर रहे हैं, मतलब ट्रांसपोर्ट वगैरह वो सारी चीजों के लिए। इसकी वजह से शेयर स्प्लिट हो गए, मतलब आपको डबल शेयर्स मिलेंगे, अलग शेयर्स मिलेंगे। तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि लॉस हुआ, क्या ऐसे नहीं होगा। एक दिन में टाटा मोटर्स 40% से गिरेगी, इतनी बेकार कंपनी नहीं है टाटा मोटर्स, काफी रेप्यूटेड कंपनी है। ठीक है, एवरीवन क्लियर? किसी को कोई डाउट है? साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजी के बारे में हम और बहुत डीप में जाने वाले हैं। ठीक है, और बाइंग और सेलिंग भी देखने वाले हैं कि एक्चुअल में भी, देखो अभी सारी चीजें हमने कवर कर ली, अभी कुछ भी नहीं बचा, अभी सिर्फ हमें एग्जीक्यूशन करना है। तो आज कल से लेके लास्ट डे तक 4 दिन है हमारे पास। डेली हम चार्ट को ही देखेंगे, डेली हम चार्ट देखेंगे कि कहाँ पे एंट्री है, कहाँ पे एग्जिट है, कितना लॉस बेयर कर सकते हैं, कितना प्रॉफिट हो सकता है। हर एक चीज का हम कैलकुलेशन करेंगे, तभी हमें समझ आएगा कि हम प्रॉफिटेबल है या फिर लॉस में। एट द एंड आप सभी लोग यहाँ पे आए हो तो फ्यूचर में यही सोच के आए हो कि अच्छी तरीके से इन्वेस्ट कर पाए, अच्छी तरीके से ट्रेड कर पाए। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है हर एक पर्सन का एफएनओ सेगमेंट एक्टिवेट होना चाहिए। बिकॉज आपको अगर प्रैक्टिकली अगर अप्लाई करना होगा, प्रैक्टिकली चीजों को अंडरस्टैंड करना होगा, तो आपको इंपॉर्टेंट है एफएनओ सेगमेंट एक्टिवेट करना। तो कल सभी लोग यहाँ पे जितने भी पर्सन हो, आदित्य जी, आदर्श जी, अतोबो जी, आयुष, उमेश जी, रेहान जी, परमेश्वर जी, अमिता मैम, हर एक पर्सन यहाँ से आपके डिमैट अकाउंट का जो एफएनओ सेगमेंट है उसको एक्टिवेट करेगा। ठीक है, शायद मुझे ना किसी ने मैसेज किया था कि सर जो म्यूचुअल फंड है उनको बाय करना था। कौन है यहाँ पे जिनको म्यूचुअल फंड का कुछ ये चाहिए था कि कौन सा म्यूचुअल फंड बाय करे? आयुष जी, आपको, आपने पूछा था कोऑर्डिनेटर को, मुझे मैसेज आया था कि कोई ऐसा पर्सन है जिसको म्यूचुअल फंड बाय करना है। ओके, चलो कोई बात नहीं। अगर किसी को अगर उसके बारे में जानना होगा तो मुझे बता देना, मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। ठीक है, शायद फिर अगर वो ऐसे पर्सन रहेगा जिन्होंने लेक्चर नहीं अटेंड किया होगा। चलो, तो थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं। देखो ट्रेडिंग ना आपको इस तरीके से सीखनी है, मतलब इस तरीके से आपको सीखनी है कि उसको एज अ ऑटो पायलट पे चलनी चाहिए। अभी ऑटो पायलट मतलब क्या? देखो जैसे अगर मान लो अगर आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो तो आपको पता है कि फर्स्ट गियर पे मुझे पिकअप लेना है, सेकंड पे मुझे स्मूथली 30-40 तक लेके जाना है, उसके बाद मैं जो 50-60 तक जाएगा तो फोर्थ फिफ्थ पे चला सकता हूँ। अगर टर्न आता है तो आपका ऑटोमेटिकली हैंडल उस स्टेयरिंग जो है उस डायरेक्शन में आप टर्न कर लेते हो। ठीक है, इफ अगर मान लो कोई खड्डा गड्ढा आता है बीच में तो आप ऑटोमेटिकली उसको स्लो करते हो, ब्रेक दबाओगे ऑटोमेटिकली। ये सारी चीजें आप किसी के साथ बात करो तो ऑटोमेटिकली वो सारी चीजें होती है। आप ब्रेक के ऊपर पैर रखोगे, एक्सीलेटर के ऊपर का पैर हटाओगे, मतलब इसको आपको कोई बता नहीं रहा है ये चीज करो, मतलब वो ऑटोमेटिकली हो जा रहा है। मतलब आपको आपके माइंड को ऑटो पायलट पे चला गया है वो आपका माइंड, कि अगर राइट में दिख रहा है मुझे रास्ता तो राइट में उसको टर्न करना है। तो ट्रेडिंग भी इस तरीके से आपकी होनी चाहिए, पूरा ऑटो पायलट। मुझे पता है कि यहाँ पे मुझे एग्जिट करना, एग्जिट कर दिया, मुझे यहाँ पे पता है आपके ऑटोमेटिकली हाथ जाने चाहिए वहां पे। मुझे पता है यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला था, यहाँ पे मैंने बाय किया। मुझे पता है यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा तो मैंने ऑटोमेटिकली सेल किया। मतलब हाँ, मतलब आपको ऑटो पायलट मतलब उस तरीके से आपको करना है कि कुछ भी आपको मतलब कि बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, इस तरीके से मार्केट को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, ठीक है। और वही इंसान सक्सेसफुल ट्रेडर बनता है जो मार्केट को इतना अंडरस्टैंड कर पाए कि राइट चीजों को ही करे। मतलब मान लो
अगर मैं एक ट्रेडर हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं हर बार राइट चीजें कर रहा हूँ, कुछ रॉन्ग भी कर रहा होगा, बट राइट ट्रेडर, अच्छा ट्रेडर वही होता है कि जो रॉन्ग चीजों को अवॉइड करे और राइट चीजों को कंटिन्यूसली अप्लाई करे। तो जो भी राइट चीज है उसको कंटिन्यूसली बार 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 मार्केट में अप्लाई करो। जो चीजों में आपको प्रॉफिट बन रहा है उसको बार बार अप्लाई करो, जिन चीजों में लॉस हो रहा है उसको अवॉइड करो। क्लियर? ठीक है। तो देखो कुछ हमने पॉइंट्स देखे हुए हैं साइकोलॉजी के। तो कल का जो लेक्चर होगा ना उसमें हम और डीप में जाएंगे, और कल से जितने भी लेक्चर्स होंगे उसमें हम सीखना कम और प्रैक्टिकली ज्यादा अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। कल से हर एक लेक्चर में प्रैक्टिकली चीजों को देखा जाएगा, प्रैक्टिकली किस तरीके से अप्लाई करते हैं, प्रैक्टिकली चार्ट को कैसे देखेंगे, प्रैक्टिकली कहाँ पे स्टॉप लॉस लगेगा, प्रैक्टिकली हम सारी चीजों को देखेंगे। ठीक है। इवन जो पर्सनल में चीजें कर रहा हूँ, पर्सनल में खुद जो एनालिसिस एनालिसिस कर रहा हूँ, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरीके से मैं मार्केट को देखता हूँ। ठीक है। तो किसी को डाउट है? सर सर आज शायद किसी को डाउट नहीं होगा, बिकॉज आज का तो सिंपल लेक्चर था। बोलो बोलो बोलो, रेहान जी आप बोलो। सर मेरा आज के लेक्चर से थोड़ा हटके क्वेश्चन था। हाँ बोलो। जैसे सर आज मार्केट ओपन हुआ, आज कोई स्टॉक है तो उसमें जो 15 मिनट्स रहते हैं जो 1:15 से, हम्म। उसमें वॉलेटिलिटी बहुत हाई रहती है सर। किसमें वॉलेटिलिटी हाई रहती है? कोई भी स्टॉक में जैसे ओपन हुआ वैसे उसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा हाई रहती है। हाँ, वो टाइम पे मैक्सिमम लोग बैठते हैं ना मार्केट में। बिकॉज देखो वोलाटिलिटी तो सर मतलब क्या होता है कि मार्केट ज्यादा अप और डाउन हो रहा है। अप और डाउन क्यों होता है? बायर और सेलर की वजह से। बायर और सेलर वो टाइम पे ज्यादा है। देखो मान लो 9:15 को मार्केट ओपन हो रहा है, तो 100 लोग आके चार्ट ओपन करते हैं। तो वो टाइम पे ना लोग थोड़े एक्साइटेड होते हैं, बाय सेल वो टाइम पे ज्यादा होता है 9 बजे से लेके। मॉर्निंग में बोल रहे हो क्या आप, सिर्फ 5-10 मिनट में? यस सर, वही टाइम में। वो टाइम पे क्या होता है पता है क्या? जो प्रीवियस डे के जो ऑर्डर्स होते हैं ना वो एग्जीक्यूट होते हैं, उसकी वजह से वो चीज होती है कि फास्टली 1 मिनट में कैंडल ऊपर चली गई, फास्टली नीचे आई, फास्टली कुछ मूवमेंट होती है, उसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करना है। वो तो प्रीवियस डे के लेवल ऑर्डर्स होते हैं ना। मान लो आज मैंने मार्केट क्लोज होने के बाद कुछ ऑर्डर डाल दी, होते हैं काफी लोग जो मार्केट क्लोज होने के बाद भी ऑर्डर डाल देते हैं, तो उनके ऑर्डर्स वो एग्जीक्यूट होते हैं, उसकी वजह से वो आपको थोड़ा फास्टली मूव होते हुए दिखता है। तो उसको ज्यादा ये मत करना, ठीक है। तो सर उसे बोलो उस अमिताभ। टाइम अवॉइड करना चाहिए। क्या क्या? उस टाइम एंट्री अवॉइड करनी चाहिए। अवॉइड अवॉइड, मॉर्निंग में फर्स्ट मिनट की कैंडल पे कोई भी एंट्री नहीं करेगा। मार्केट में जब तक स्ट्रक्चर नहीं बनता तब तक कोई भी ट्रेड नहीं करेगा, कोई भी रैंडमली ट्रेड नहीं लेगा। देखो, सॉरी, मार्केट का ना एक रूल है, जब ना आपके पास जब आपके पास ना पतंग है ना, पतंग, तो उसको उड़ाओ, बट हवा भी होनी चाहिए। अगर हवा ही नहीं है और आप उसमें पतंग उड़ा रहे हो तो पतंग कटेगी, पतंग फटेगी। तो ऐसा होगा, इसका मीनिंग क्या है? जब मार्केट में मोमेंटम ही नहीं है, मार्केट में पता है लॉसेस होने के चांसेस ज्यादा है, फिर भी आप उसमें ट्रेड कर रहे हो, आपको पता है पतंग फटेगी, हवा नहीं है तो पतंग फटेगी, वो उड़ेगी नहीं, फिर भी आप उसमें ट्रेड कर रहे हो तो लॉस होगा। बट अभी आपको पता है कि मार्केट हवा चल रही है, आप उड़ा भी अच्छी तरीके से पाओगे पतंग, तभी उड़ाओ। मतलब जब आपको पता है कि मार्केट में मोमेंटम है, मैं बाय कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं पतंग उड़ा सकता हूँ, यहाँ पे मैं बाय कर सकता हूँ, तो उसी लेवल पे बाय करो। ठीक है। अदरवाइज कुछ भी मतलब नहीं होता कि अगर हवा नहीं है वो टाइम पे पतंग उड़ाने से, जब हवा आएगी तो पतंग ही नहीं बचेगी। ठीक है, 5 पतंग है आपके पास, हवा नहीं है तो फट गई 5 पतंग, फिर भी उड़ा रहे हो, फट गई, बट जब हवा आएगी तो ऐसा होगा कि अरे हवा हवा है, बट पतंग ही नहीं उड़ाने के लिए। मतलब इस तरीके से कि मार्केट जब साइडवेज है, मार्केट कुछ भी रैंडमली कर रहा है, वो टाइम पे आप ट्रेड ले रहे हो और उसमें लॉस कर रहे हो, बट एक्चुअल में जब मूवमेंट आएगा ना तब आपके पास पैसा ही नहीं होगा ट्रेड करने के लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्लियर? यस। चलो अमिता मैम, आपका कुछ क्वेश्चन था, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ सर, कल से मैं ज्वाइन हुई तो आगे का वीडियो आपने नहीं भेजा सर। आपने कोऑर्डिनेटर को मैसेज किया था आपके? नहीं सर। तो उनको मैसेज करो, वो सारे लिंक्स आपको दे देंगे। ठीक है, सारे लिंक्स जितने भी लेक्चर हुए ना हमारे, सारे लेक्चर्स की लिंक आपको मिल जाएगी। ठीक है। ठीक है सर। ओके चलेगा, चलो फिर एग्जिट करते हैं। बाय बाय एवरीवन, सभी लोग ना 7:30 बजे कल टाइम पे आ जाना। चलो फिर बाय ओके बाय सर। एवरीवन, गुड नाइट।